दिल्ली चलो, फिर से दिल्ली चलो। ये नारा आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर चीख चीख कर लगाया जा रहा है। कोई अपने ट्रैक्टर पर खेत खलियानों से निकल पड़ा है तो कोई पैदल ही दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा है। इनके इरादे साफ हैं, मांग साफ है और सरकार के खिलाफ विरोध की आग भी इनके दिलों में कूट कूट कर भरी है। लेकिन सवाल ये उठता है साहब कि आखिर ये इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? पहले तो इनका विरोध काले कानून को लेकर था और एक लंबे इंतजार के बाद सरकार ने इनकी मांगों को मान भी लिया था। तो फिर क्यों अब ये एक बड़े बवाल को हवा देने का काम कर रहे हैं? महज 2 साल में ऐसा क्या ही हो गया जो उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट का बिगुल बजा दिया? और ऐसे में अब सरकार इनकी तरफ क्या एक्शन ले रही है? साल था 2021, तारीख 10 दिसंबर और दिन गुरु नानक जी का जन्म दिवस। इस दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी टीवी पर आते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कह दिया कि मैं आंदोलन कर रहे किसानों से अपील करता हूं कि आप अपने अपने घर लौट जाएं। कृषि कानूनों को मैं वापस लेता हूं और अब आप अपने खेतों में लौट जाएं, अपने परिवार के पास जाएं और आइए मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। इसके बाद तो जैसे किसानों में जश्न का एक अलग माहौल था। लेकिन नाउ कट टू 2 इयर्स, तो आज ऐसा नहीं लग रहा कि सब कुछ फिर रिपीटेटिव मोड पर चल रहा है। लगभग 20,000 किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच कर गए हैं। सड़कों पर भीड़ के वही हाल हैं। एकदम उसी तरह से हेवी पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है और किसानों का भी प्रोटेस्ट 2.0 चल रहा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मुद्दा काला कानून नहीं है, बल्कि इस बार मुद्दा भाई ये है कि सरकार ने अपने वायदे पूरे नहीं किए जो उन्होंने 2 साल पहले किए थे। किसान कह रहे हैं कि हालांकि उन्होंने MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित तो कर दिया, लेकिन उनकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया जो किसानों की असल मांग है। इसके अलावा किसानों को प्रदूषण कानून से मुक्त रखने का वादा भी किया था, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। अब पहले तो वो केवल सरकार को इस प्रोटेस्ट की धमकी दे रहे थे और अपनी मांग मंगवाने पर उतारू थे, लेकिन ट्यूसडे को दिल्ली चलो के नारे के साथ उन्होंने आखिर प्रोटेस्ट की शुरुआत कर ही दी। सिंघू बॉर्डर, शंभू बॉर्डर और दिल्ली से जुड़ने वाले सभी बॉर्डर से किसानों ने दिल्ली में घुसने का अभियान शुरू कर दिया है और ले देकर इसके खिलाफ पुलिस भी सख्ते में आ गई है। उन्होंने अंबाला, जींद और फतेहाबाद जैसे कई जिलों में कंक्रीट ब्लॉक, बैरिकेड्स और कटीले तारों से बॉर्डर को सील कर दिया है और इसके तहत 15 जिलों में तो धारा 144 भी लगा दी गई है ताकि किसी भी कीमत पर किसान आगे ना बढ़ सके। यहाँ तक कि अब तो 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर भी रोक है और अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ प्रदर्शन करने निकलता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पर भी बैन लगाया गया है। किसानों को रोकने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि शहर में 60 दिनों की अवधि के लिए धारा 144 लागू रहेगी। वैसे ऐसे इंतजाम केवल पड़ोसी राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस ने भी इस प्रदर्शन को रोकने के लिए तैयारी कर रखी है। सबसे पहले तो पुलिस द्वारा टीकरी बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। साथ ही सिंघू बॉर्डर पर 3 लेयर की सिक्योरिटी का प्लान बनाया गया है। बैरिकेडिंग भी की गई है। इसके साथ साथ पूरे सिंघू बॉर्डर से लेकर मुकरबा चौक तक 16 किलोमीटर के रास्ते को 8 जोन में बांट दिया गया है। कुल मिलाकर दिल्ली बॉर्डर के पास किलेबंदी जैसा माहौल है। पैरा फोर्सेस, कटीले तार और कंक्रीट मिक्सर की भी पूरी प्लानिंग है। लेकिन केवल एक ही पॉइंट को लेकर इतना प्रदर्शन क्या थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? वेल, इसका जवाब जानने से पहले आपको बता दें कि आर्टेरियम के साथ कोलैबोरेट करके हम आपके लिए लाए हैं रामलला की हूबहू छवि, जो अयोध्या के राम मंदिर में विराजित रामलला की मूर्ति का ही प्रतिरूप है। वही दिव्य रूप, सौम्य मुस्कान और मनमोहक छवि आपको श्री राम के इस बाल स्वरूप में भी मिलेगी जो आर्टेरियम ने बखूबी बनाया है। तो अभी ऑर्डर करने के लिए मिस्टिका 10 कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। इस पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आइए अब अपनी कहानी पे वापस से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, किसान आज इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि सरकार ने जब 3 काले कानूनों को वापस लिया था तब उन्होंने बहुत से वादे किए थे। उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि आंदोलन से जुड़े और पराली जलाने पर दर्ज सभी मामलों को वापस लिया जाएगा। साथ ही तब सरकार ने यह भी आश्वासन दिया था कि MSP के एक नए ढांचे पर काम करने के लिए एक नई कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में राज्य, सेंटर और कृषि विशेषज्ञों के अलावा किसान नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा वादा तो ये था कि पंजाब की तर्ज पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारें भी मृतक किसानों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा और नौकरी भी देंगी। लेकिन इन सभी वादों को कहीं ना कहीं सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। पिछले सालों तक इस पर कई बार सरकार और किसान के बीच बातचीत भी होती रही और यहाँ तक कि पिछले सोमवार भी इस पर सरकार और किसानों के बीच में बैठक हुई थी, लेकिन इस बैठक का कोई भी हल नहीं निकला।
कमाल की बात तो ये थी साहब कि सरकार और किसान के बीच ये बैठक लगभग 5 घंटे तक चली, लेकिन आखिर में किसानों ने यही फैसला किया कि वो 13 फरवरी को 10 बजे दिल्ली कूच करेंगे और अब उनकी मांगे बिल्कुल साफ होंगी। दरअसल अब किसान चाहते हैं कि सरकार डॉक्टर स्वामीनाथ रिपोर्ट की सिफारिशों के अकॉर्डिंग ही सभी फसलों के लिए एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून बनाए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि स्वामीनाथ रिपोर्ट क्या है, तो बता दें कि 18 नवंबर 2004 को प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें देश के किसानों की हालत सुधारने के रास्ते खोजे गए थे। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि सरकार किसानों की फसलों को लागत मूल्य से सीधे 1.5 गुना कीमत पर खरीदे और आगे अपने हिसाब से बेचे। इसके अलावा कमेटी ने स्पेशली किसानों के लिए लैंड रिफॉर्म्स, सिंचाई, प्रोडक्शन, क्रेडिट और बीमा, फूड सिक्योरिटी से संबंधित सिफारिशें भी की थी। लेकिन अभी तक इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सरकार और किसान के बीच कोई सहमति बन नहीं पाई है और इसे लेकर ही वो लंबे समय तक सड़कों पर रहने के लिए तैयार भी हैं। अब उनकी मांग है कि भाई किसानों और मजदूरों के लिए गए कर्ज को माफ कर दिया जाए। इसके साथ ही एक ऋण राहत कार्यक्रम भी लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा नेशनल लेवल पर लैंड एक्विजिशन लॉ 2013 को भी लगाया जाना चाहिए, जिसमें किसानों से लिखित सहमति ली जाती है और कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाता है। अब किसानों का ये भी कहना है कि 58 साल से ज्यादा उम्र के खेतीहर मजदूरों के लिए प्रति माह पेंशन देने की योजना लागू की जाए और दिल्ली आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को भी मुआवजा दिया जाए। किसानों के पास एक मुद्दा ये भी है कि लखीमपुर हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले। अक्टूबर 2021 में घटी इस घटना में 8 लोगों की जान चली गई थी। 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को दी गई अंतरिम जमानत और बढ़ी भी थी। इसे लेकर भी किसान थोड़ा नाराज हैं। इसके अलावा उनके कुछ मुद्दे ये भी हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फल सब्जियों और मांस पर इंपोर्ट प्राइस कम करने के लिए अलाउंस बढ़ाया जाए। दूसरा, मनरेगा के तहत रोजाना दिहाड़ी को 700 रुपये किया जाए और सालाना कम से कम 200 दिन का रोजगार मिले। खासतौर पर इसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के साथ तो जोड़ा ही जाए। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के हों, ये सुनिश्चित करने के लिए नकली बीज, कीटनाशकों और फर्टिलाइजर बेचने बनाने वाली कंपनियों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं। इसके अलावा बिजली हर किसी को बराबर क्वांटिटी में मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को रद्द किया जाए। दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट ये बिल 2020 में लाई थी ताकि बिजली क्षेत्र की जो कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को वो बेहतर कर सकें। मगर इस बिल को कई मोर्चों पर क्रिटिसाइज भी किया गया। इसलिए किसान चाहते हैं कि भाई ये बिल जो है किसी भी तरह से रद्द हो जाए और इसी के चलते सरकार भी इस बिल को 17वीं लोकसभा में रद्द कर देगी। यहाँ किसान के लीडर राघवेंद्र तिवारी ने कहा था कि आज की महंगाई को देखते हुए किसानों की आय बेहद कम हो गई है। सरकार कई एरिया को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज देती है, लेकिन कृषि को बचाने की बजाय उद्योगपतियों को किसानों की जमीन लेने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि हर हाथ को रोजगार देना है और गांवों से पलायन को रोकना है तो कृषि को प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री में बदलना ही होगा। वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि किसानों की कई मांगों को मानने के लिए सरकार ने भी सहमति जताई है और वो इस क्षेत्र में काम करने के लिए भी तैयार है, लेकिन मामला जो है ले देकर एमएसपी गारंटी पर अटक ही जाता है। ऐसे में एक सोचने वाली बात ये भी है कि आखिर किसानों की ये मांग कहाँ तक जायज है। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि सरकार एमएसपी को स्वीकार कर ले? देखिए, इस पर सरकार का कहना है कि बार बार नई मांगे जोड़ते रहने से किसी बात का सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है। इस बात का सॉल्यूशन बात करने से ही निकल सकता है। अभी सरकार ने किसानों की कई मांगों को एक्सेप्ट करने का आश्वासन भी दिया है, जिसमें एमएसपी, कर्ज माफी और जमीन का किराया शामिल है। इसके अलावा सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि के तहत 75,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। 5 साल में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा दिया जा चुका है, लेकिन एमएसपी की गारंटी देने पर सरकार ने बातचीत करने का सुझाव दिया है। और एक तरफ से देखा जाए तो इस मांग को मानने से भी सरकार को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जाहिर है भाई कि एक मास लेवल पर फसलों को खरीदना, उसे सुरक्षित रखना और इसकी मिनिमम गारंटी को मानना सरकार के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके अलावा ग्लोबल प्राइसेस और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे सरकार को निपटना है। इसी भाषा में समझाएं तो अगर सरकार सभी क्रॉप्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस पर खरीदेगी तो उसे इस रेट पर बाहर बेचना आसान नहीं होगा, क्योंकि खुद प्राइवेट ट्रेडर इसे सरकार से एमएसपी पर खरीदने के लिए राजी नहीं होंगे। ले देकर अगर ये मिनिमम गारंटी सपोर्ट प्राइसेस लॉ लागू हो भी जाता है तो सरकार के सामने सबसे बड़ा डर ये होगा कि भाई देश का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में नॉन कॉम्पिटिटिव ना हो जाए।
दरअसल ज्यादातर फसलों के लिए एमएसपी अक्सर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बाजारों में जो रेट होता है उससे ज्यादा होता है। ऐसे में ये सारे माल की खरीद का बोझ पूरी तरह से सरकार पर होगा। और फिर सरकार इतनी फसल का करेगी क्या, ये उसे कैसे बचाएगी और इतनी फसल का भंडारण कैसे करेगी। यानी बात सिर्फ इतनी सी है कि इस समस्या का समाधान बैठकर ही निकाला जा सकता है। ना तो पूरी तरह किसानों की मांग को जायज ठहराया जा सकता है और ना ही सरकार पर एमएसपी का बोझ लादा जा सकता है। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? आप फार्मर्स प्रोटेस्ट को किस तरह से देखते हैं और इसके क्या जरूरी समाधान हो सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।